क्या अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? ये सवाल अब चारों तरफ गूंज रहा है। क्या बीजेपी का जो कोर वोटर है अब खिसकने लगा है? और क्या बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो पारंपरिक सीट है उसे आखिर क्यों नहीं बचा पाई? और जब ये नहीं बचा पाई तो क्या अब आने वाले समय में मोदी जी का जो बनारस का सीट है क्या वह सुरक्षित रहेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है कि उधर मध्य प्रदेश के अंदर अगर आप देखें तो जो दतिया का उपचुनाव हुआ वहां पर भी डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद बीजेपी को करारा झटका लग गया। और यहाँ पे जो मध्य प्रदेश के अंदर हुआ कांग्रेस की जो जीत हुई ये तो एकदम से लग रहा है कि ऐसे जैसे कि संभव को संभव कर दिया गया। नरोत्तम मिश्रा का सीट अचानक से बदला गया तो क्या ये बैक फायर कर गया बीजेपी के लिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल है कि बीजेपी को अभी चला कौन रहा है, कहाँ पे कौन किसे उतारा जाए, चुनाव में कौन मैदान में कौन सा कैंडिडेट होगा, ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? इसे लेकर क्या मतभेद अब शुरू हो चुके हैं बीजेपी के अंदर। और क्या 20 जुलाई को जो छात्र आंदोलन हुए हैं उसका असर अब साफ साफ दिखाई देने लगा है, न केवल चुनाव के रिजल्ट में, न केवल जमीन पर बल्कि बीजेपी के अंदर भी। और क्या जेएनजी पर जो ये दमन हुआ, जिस तरीके से लाठीचार्ज की गई, सर फोड़े गए, उन्हें दबाया गया, क्या ये मोदी और शाह की जो राजनीति है उस पर भारी पड़ चुकी है? ये सवाल सबसे बड़ा है। क्या बिहार के अंदर ये जो छात्रों का आंदोलन हुआ और जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने उसे हैंडल किया, इस तरीके से सम्राट चौधरी उसे संभाल ही नहीं पाए। जगह जगह पर इस तरीके की वीडियो चलाई गई कि पुलिस ने राइफल चलाई है, यहाँ तक कुछ जगहों पे AK-47 तक को भी खोलने की बात की जा रही है। कुछ यूट्यूबर्स के द्वारा कुछ इस तरीके की वीडियो को फैलाया जा रहा है। तो क्या बांकीपुर चुनाव परिणाम जो है ये सम्राट चौधरी और पूरे बीजेपी को एक बड़ा झटका, एक बड़ा जवाब दे दिया है? मतलब जिस तरीके से सम्राट चौधरी को अचानक से बदला गया और फिर वहाँ पर चुनाव हुई है इसके बाद से बिहार के अंदर बांकीपुर वाले सीट पे, तो क्या नितिन नवीन के जो चुनावी क्षेत्र है उसमें आज बीजेपी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है? क्या नितिन नवीन जिन्हें मोदी जी ने चुना ये सोच करके कि ये आगे देश का भला करेंगे, देश में बीजेपी को आगे बढ़ाएंगे, वे अपने ही गढ़ को नहीं बचा पाए तो अब वो देश के अंदर कैसे बीजेपी को मजबूत करेंगे? क्या यहाँ से मोदी लहर जो है सो उल्टी धारा में चलने वाली है? ये सवाल हो रहे हैं। और आखिर मोदी जी ने खुद कहा था कि बीजेपी का एक और, मैं तो सिर्फ कार्यकर्ता हूं और नितिन नवीन हमारे बॉस हैं, ये उन्होंने अपने संबोधन में कहा था। क्या वह ज़्यादा कुछ बोल गए? अब आज क्योंकि उनकी वीडियो को बार बार ये चला करके लोग शेयर कर रहे हैं ट्विटर पे और पूछ रहे हैं कि जब बॉस की कुर्सी नहीं बची तो फिर मोदी जी की कुर्सी कैसे बचेगी? तो जो बॉस हैं वो तो राज्यसभा में चले गए, उन्हें बड़ा पद मिल गया, लेकिन जो उनका इलाका था, जो उनका पूरा कुनबा था, अचानक से वहाँ पर ये जो झटका लगा है बीजेपी को, ये बहुत बड़े झटके हैं। और शायद मोदी जी के लिए एक तरीके से ये बहुत ही, देखिए और अब उस सीट का मिथक भी टूटने लगा है जहां कहा जाता था कि बीजेपी अगर कोई कुत्ता बिल्ली भी अगर चुनाव लड़वा दे तो जीत वहां पर तय हो जाती है। तो क्या अब उसी अहंकार का अंत शुरू हो चुका है? सवाल है कि जब किसी को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जब ये गुमान होने लगे कि हम ही सब कुछ हैं, हम जो चाहेंगे वही कर देंगे, वहीं से तो किसी के भी अंत की शुरुआत हो जाती है ना। तो क्या ये अंत की शुरुआत एक माना जा रहा है? क्योंकि जो लोग बोल रहे थे कि कुत्ता बिल्ली को भी चुनाव लड़वा देंगे, जीत जाएंगे, ये तो अपने आप में एक तरीके से अंडर एस्टिमेट कर रहे थे बाकी वाले लोगों को। और पीके ने जो काम करके दिखाया, अब सवाल है कि क्या यह बीजेपी के लिए कुछ वैसा ही झटका है जैसे अगर मोदी जी बनारस की सीट चुनाव मान लीजिए हार जाए? क्या 20 जुलाई के जो जेएनजी आंदोलन है उसने पूरी तरीके से बीजेपी को झकझोर दिया है? उसने माहौल बदल करके रख दिया है? जिस तरह छात्रों की पिटाई हुई और उसे देखने के बाद क्या अब उनके माता पिता ने भी अपना मन बदल लिया है? और क्या अब जो बीजेपी के जो कोर वेटर था वो भी खिसकना शुरू हो गया है? जिसकी भरपाई करने के लिए इंस्टाग्राम पर रील पर वीडियो तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन क्या उससे भरपाई की जा सकती है? जो माता पिता, जो अभिभावक बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज होते हुए देखे हैं, पैलेट्स गन की रोज एक नई केस सामने आ जा रही है। तकरीबन 5 या 6 लोगों की संख्या हो गई है जिन्हें पैलेट गन से नुकसान पहुंचा है। तो ये सारी जो संख्याएं सामने आ रही हैं, अब सवाल यही है कि क्या इस तरीके से ये सही चीज़ की गई? क्या राम मंदिर के अंदर ये जो चोरी हुई है उसे लेकर के जो बवाल मचा हुआ था, इसका असर भी अब बीजेपी के कोर वोटर पर पड़ रहा है? क्या बीजेपी के जो कोर वोटर हैं उन्हें लगने लगा है कि ये हिंदू और ये सब धर्म के मामले पे जो ये बातें चलाई जाती है सिर्फ अफवाह है? आखिरकार चंदा तो चोरी हो जा रहा है, जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं वही लोग जब वफादार नहीं है तो फिर आके हम किसके लिए हम लड़ रहे हैं? तो सवाल यहाँ से शुरू हो जाता है। क्या इसी बीच ये जो मुरली मनोहर जोशी ने अचानक जो ऐलान कर दिया कि हम छात्रों के साथ हैं, जेएनजी के साथ हैं, क्या ये भी एक बड़ा संदेश जा रहा है बीजेपी के अंदर, जो गुटबाजी है अंदर के अंदर, कि जो मोदी जी के खिलाफ एक माहौल बनने की कोशिश शुरू हो चुकी है? और बीजेपी के अंदर भी अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा गुट है जो चुपचाप छात्रों का समर्थन कर रहा है, लेकिन वो खुल करके बोल नहीं रहा है।
और ये जो समर्थन है अब उपचुनाव में सामने आ रहा है, जगह जगह पे सामने आ रहा है, प्रदर्शन जो हो रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या ये बीजेपी के अंदरूनी लोग ही हैं जो प्रदर्शन को हवा दे रहे हैं? क्या वह ये नहीं चाहते कि किसी को भी हटा दो, किसी को भी बैठा दो, कभी भी ऐसी सरकार रहे जो कुछ भी कर ले, अपने सारे निर्णय अपने मन मर्जी से चलाए? क्या ये पसंद नहीं है? अब यह भी माना जा रहा है कि जो सम्राट चौधरी हैं और एक तरीके से वो प्रशांत किशोर को संभाल नहीं पाएंगे आगे भी, क्योंकि अगर उन्हें हटाया नहीं गया सम्राट चौधरी को, तो फिर सम्राट चौधरी बिहार के अंदर बीजेपी को निगेटिव में पहुंचा सकते हैं। इस तरह की कई सारी बातें मैं देख रहा हूँ लोग कर रहे हैं, और सम्राट चौधरी लगातार प्रशांत किशोर के निशाने पर बने हुए हैं। कई सारे मामलों को लेकर कई सारी हत्याएं हुई हैं, जिसे लेकर कि वह लगातार सम्राट चौधरी पर आक्रमण किए जा रहे हैं प्रशांत किशोर। तो कई करीबी लोग भी नीतीश कुमार को हटा करके सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष से खुश नहीं है। इसे लेकर के खुद अनंत सिंह का भी बयान वायरल हो रहा है, जहां पर वो कह रहे हैं कि अभी कहीं भी चुनाव होगा तो यही हाल होगा, यानी कि अगर आप कहीं भी चुनाव कराओगे तो फिर बीजेपी की ऐसी ही हार देखने को मिल सकती है। तो ये सारे बयान स्टेटमेंट जो आ रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को बिहार से अचानक से हटा दिया गया, क्योंकि इनका मोदी जी का एक छवि बना हुआ है कि हम जिसको चाहेंगे उसको बना सकते हैं, कभी भी मुख्यमंत्री या फिर कोई कैबिनेट मंत्री या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष या कुछ भी, वो सब कुछ मोदी जी की मर्जी से हो जाएगा। लेकिन बिहार में क्या ये बैकफायर कर गया? नीतीश कुमार को हटाना और अचानक से सम्राट चौधरी को बैठाना। लोग नीतीश कुमार से एकदम से जुड़े हुए थे बिहार के अंदर, उनके नाम पे वोट दे रहे थे, उनका एक प्रॉपर एक प्रधानमंत्री बनाने की उनको बात चल रही थी, और वहाँ से उन्हें हटा करके सीधे और एक शांत कर दिया गया और वहाँ पर सम्राट चौधरी को बैठा दिया गया। तो क्या इससे बिहार की जनता नाराज हो गई है? ये एक बड़ा बात है। और एक तरफ मोदी जी जो हैं इंडिया की गिनती को 292 से बढ़ा करके, जो ये अपने उनका जो एनडीए है, एनडीए की गिनती को बढ़ा करके 292 से 318 तक ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ जो जैन जी है, क्या उसने वास्तव में मोदी जी की कुर्सी हिलानी शुरू कर दी है? अब यही बात सबसे ज़्यादा दिलचस्प हो गई है, क्योंकि मोदी जी की अब देखेंगे आप तो लगातार मीटिंग जो है वह नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की भी उन्हें याद आने लगी है। इससे लेकर के कुछ जानकारी भी सामने आ रही है, जिसके हम आगे चर्चा करेंगे। तो मोदी जी अपने हिसाब से किसी को भी हटा रहे थे, किसी को भी मुख्यमंत्री बना रहे थे, किसी को भी कैबिनेट मंत्री बना रहे थे। लेकिन जब उन्होंने यही खेल बिहार के अंदर नीतीश कुमार के साथ खेला, तो क्या पूरी बिहार की जनता भड़क गई? क्या मोदी जी एक्सपोज हो गए? क्या बिहार की जनता को अब लगा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए? उन्हें यही लगा है ना कि भाई हम तो किसी को भी चुन रहे हैं, ये लोग हटा करके उसे किसी और को बना देना है चुनाव के बाद, और बहुत जल्द ये किया गया। तो फिर मोदी और शाह कौन होते हैं उन्हें हटाने वाले? इस तरह के कई सारे आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार को क्यों हटाया। नीतीश कुमार अगर हटे भी तो जनता को कुछ बताते, कुछ स्पीचेस देते, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते। अचानक से हटाना, दूसरे को बैठा देना, क्या इसी कारण बैकफायर कर रही है अब ये पूरा जो पॉलिसी है, मनमर्जी वाली पॉलिसी? और क्या इसी बात को लेकर के जनता को जम करके एक तरीके से भड़काया भी जा रहा है? क्योंकि जो विपक्ष है उसके बाद तो ये सारे पॉइंट्स मिल गए हैं कि आपने जिसका चुना उसे बैठाया ही नहीं, वहाँ पे तो मोदी जी का मंत्री बैठा हुआ, जनता का मुख्यमंत्री तो गायब है। तो इसे विपक्ष भी एक हवा देने की कोशिश कर रही है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2029 तक मोदी जी भी अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से जैन जी का आक्रोश बढ़ रहा है और एक बहुत बड़ी मात्रा में जैन जी वोटिंग भी कर रहा है, तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या वह अपनी कुर्सी बचा पाएंगे। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव का जो नतीजा है वह सिर्फ एक सीट का रिजल्ट नहीं माना जा रहा है, बल्कि बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ा संकेत माना जा रहा है बांकीपुर के जो उपचुनाव है। और जन सुराज के संस्थापक जो हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने बीजेपी के मजबूत गढ़ बांकीपुर से जीत दर्ज की है। विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीतने वाली जो जन सुराज है, उसने उपचुनाव में बड़ा उलटफेर कर दिया। और सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में तीसरे राजनीतिक विकल्प की अब शुरुआत हो चुकी है? और देखिए, प्रशांत किशोर की राजनीति में अगर आप देखें तो एक नया दौर है यहाँ पर। विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर खुद मैदान में नहीं उतरे थे, जो हुई थी बिहार के अंदर। उस चुनाव में सिर्फ पार्टी का स्टार प्रचारक थे। उन्होंने गांव-गांव जाकर के, कस्बे जाकर के संगठन को खड़ा तो किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। और इस बार पहली बार वह खुद ही मैदान में लड़े हैं, और वो भी ऐसे जगह पर जहाँ पर बीजेपी का गढ़ था, और पहले ही कोशिश में बीजेपी के गढ़ में जीत दर्ज की है उन्होंने। ये संदेश साफ है कि प्रशांत किशोर सिर्फ चुनावी रणनीतिकार नहीं रहे, बल्कि खुद एक जन आधार वाले नेता भी बन चुके हैं। ये सारी बातें सामने आ रही है। अब सवाल हो रहा है कि क्या बिहार में भी तमिलनाडु वाला मॉडल बन रहा है? क्या वह इसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं? राजनीतिक विश्लेषक इस जीत की तुलना तमिलनाडु से कर रहे हैं। वहाँ पर अभिनेता विजय को अगर आप देखें तो वह डीएमके और एआईडीएमके के बीच में तीसरा विकल्प बनाया विजय ने, और उसके पीछे प्रशांत किशोर का नाम सामने आया कि उन्होंने ही सारे खेल को अपने तैयार किया वहाँ पर चाणक्य के रूप में। तो अब बिहार में भी क्या एनडीए और महागठबंधन के बीच में
ये जो तीसरा विकल्प है प्रशांत किशोर का, ये चर्चा में अब आ रहा है क्या, ये पिक्चर में आ रहा है, लोग इसे कंसिडर करना शुरू कर चुके हैं क्या? और माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर राजनीतिक वैक्यूम भरने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता और विपक्ष दोनों से जो नाराज वोटर है उसे एक नया विकल्प मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और बांकीपुर को इस बदलाव का एक तरीके से लिटमस टेस्ट भी कई लोग मान रहे हैं कि ये जो चीज़ हुआ है ये और भी तेज़ी से हो सकता है, आगे भी हो सकता है। और बांकीपुर सीट बहुत ही खास है। बांकीपुर पिछले 3 दशक से अगर आप देखें तो बीजेपी का सबसे मजबूत शहरी गढ़ माना जाता है, और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन इसी सीट पर कई बार विधायक रह चुके हैं, और यह पूरी तरीके से शहरी और शिक्षित मतदाताओं का सीट है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो बस जोश में आकर कुछ भी वोट देते, सोच समझ के यहाँ पे वोट देने वाले लोग हैं। यहाँ पर जो सवर्ण मतदाता हैं उनका परंपरागत एक वर्चस्व रहा है। बांकीपुर को बिहार का सबसे मजबूत कायस्थ गढ़ भी माना जाता है, और यहाँ करीब 70,000 कायस्थ वोटर हैं। उसके बाद भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत मतदाता भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। तो यही जो सवर्ण वोट है, ये बैंक जो है, वोट बैंक, ये बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी। तो क्या ये खिसकनी शुरू हो गई है? क्या जिस तरीके से नीतीश कुमार का हश्र किया गया, इसके कारण बिहार की जनता, चाहे वो भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, कायस्थ हो, ये सब नाराज हो गया है? और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इस क्षेत्र में राजद का भी वोट बैंक है। मुस्लिम और यादव मतदाता जो है उनकी संख्या भी यहाँ पर लगभग 30,000 के आसपास बताई जाती है, और यह जो राजद का एक तरीके से पारंपरिक कोर वोटर बैंक माना जाता है। तो सवाल है कि खेल किसने बदला? जब यहाँ पर राजद के पास भी अपना कोर वोटर है, बीजेपी के पास भी अपना कोर वोटर है, तो क्या जेनजी ने खेल बदल दिया? और क्या जेनजी अब एक नया हीरो बनकर के सामने आ रहा है? अब क्या कांग्रेस को और बीजेपी को अपना पूरा जो चुनावी समीकरण है वो जेनजी को ध्यान में रख करके लेना पड़ेगा? क्या ये लाठीचार्ज भारी पड़ गया? तो जेनजी ने कैसे खेल बदल दिया? तो देखिए, बताया जा रहा है कि इस चुनाव की सबसे बड़ी चर्चा जो है वो जेनजी वोटरों को लेकर के हो रही है। 18 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के जो मतदाता हैं पहली बार सबसे बड़ी चर्चा के केंद्र में रहे। इस वर्ग की हिस्सेदारी तकरीबन 1/3 बताई गई इस पूरे चुनाव के अंदर। और उनके लिए क्या है, तो रोजगार पर जो प्रतियोगी परीक्षा है, जो व्यवस्था है, उसके खिलाफ उनके मन में लगातार असंतोष बना हुआ है, और इसी के कारण युवाओं को राजनीतिक रूप से अधिक सक्रिय बनाया, क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार युवाओं को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें लुभाने की कोशिश करते रहे हैं लंबे समय से। और हाल के आंदोलनों में अगर आप देखें तो उसके बाद यह पहला चुनाव था जिसमें बड़ी संख्या में जेनजी ने मतदान किया, और माना जा रहा है कि डिजिटल प्रचार और जो सीधे संवाद ने युवाओं को आकर्षित कर लिया, उन्हें मोटिवेट किया, उन्हें डाइवर्ट भी किया, जो लोग बीजेपी की तरफ पूरी तरीके से आकर्षित थे। तो पूरी जीत जो है सिर्फ जेनजी की वजह से हुई, ऐसा कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन चुनावी जो नैरेटिव है बदलने में जेनजी की भूमिका से अब इनकार भी नहीं किया जा सकता है। और ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी शुरू हो चुका है। विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी का जो लंबे समय तक नीतीश कुमार के नेतृत्व का जो फायदा मिला, लेकिन प्रदेश नेतृत्व उस भरोसे को वोट में बदलता हुआ नहीं दिख रहा है। प्रशांत किशोर लगातार सम्राट चौधरी को निशाने पर लेते रहे हैं। जीत के बाद भी उन्होंने कहा कि बिहार को एक अच्छी छवि वाला मुख्यमंत्री चाहिए। तो प्रशांत किशोर का यही है मेन कि आपने नीतीश कुमार को हटा करके इनको क्यों बैठाया? जब इनको बैठाया तो ये तो आपराधिक किस्म के आदमी है, ये प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं। और माना जा रहा है कि बीजेपी का जो पारंपरिक जो शहरी और जो सवर्ण वोट बैंक है पूरी तरीके से साथ नहीं दिखा इस चुनाव में, और यह बीजेपी के लिए बड़ी चेतावनी का संकेत माना जा रहा है। और ये केवल बांकीपुर की कहानी नहीं रह सकती है, ये पूरे भारत के अंदर हो सकता है। जो कोर वोटर है जब एक जगह पर जब खिसकने लगा है, तो कम से कम बिहार के अंदर तो ये अपना मन बना ही रहे हैं, और यूपी के अंदर भी चुनाव में जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या होने वाला है। और राजद भी परेशान है। जो प्रशांत किशोर की जीत हुई है, तो यह जो नतीजा आई है सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं बल्कि राजद के लिए भी गंभीर चिंता का विषय माना जा रहा है। तेजस्वी यादव खुद को बीजेपी का मुख्य विकल्प बताते रहे हैं, लेकिन बांकीपुर में अगर आप देखें तो वह मजबूत विकल्प के रूप में उभरते नहीं दिखे हैं। इससे यह धारणा मजबूत हुई है कि जनता नए विकल्प की तलाश कर रही है। वो बीजेपी से, एनडीए और महागठबंधन दोनों से उब चुकी है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो वोटिंग और जो चुनावी गणित है ये सामने आ रही है। बांकीपुर उपचुनाव में 34.30% का मतदान हुआ। तो आम धारणा यही कहती है कि जब कम मतदान होता है तो फायदा कमिटेड वोट बैंक को मिलता है, लेकिन इस बार तस्वीर अलग दिखाई दे रही है। ये भी एक अलग ही चौंकाने वाली दृश्य है। तो बीजेपी के जो पारंपरिक वोटर हैं बड़ी संख्या में बूथ तक पहुंचे ही नहीं, ये भी माना जा रहा है। और जो पहुंचे उनमें भी वोट शिफ्ट होने की भी चर्चा तेज हो गई। जेनजी के ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया उसका असर दिखा शायद। माना जा रहा है कि वोट बैंक का एक हिस्सा प्रशांत किशोर की ओर अचानक से खिसक गया बीजेपी का। और तो ये चीज़ साफ साफ दिख रहा है कि अब देखिए सिर्फ एक सीट से जो नतीजे आए हैं पूरे बिहार का भविष्य तय करना तो जल्दीबाजी है, लेकिन इतना साफ है कि प्रशांत किशोर ने तीसरे राजनीतिक विकल्प के रूप में जो बहस है उसको मजबूत कर दिया है।
और अब सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि क्या बांकीपुर सिर्फ एक तुक्का था या फिर बिहार की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी है, और इस पर चर्चा आगे भी होती रहेगी। और फिर बांकीपुर में के अंदर जो रिजल्ट आया है, अब अन्य देश के अन्य क्षेत्र में भी लोगों का, चाहे जो नेता हैं, विपक्षी नेता हैं, उनका जोश बढ़ गया है। और समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और सांसद हैं रामगोपाल यादव, उन्होंने इस पूरे नतीजों को जनता का मूड का संकेत बताया। उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है, और साथ ही उत्तर प्रदेश जो विधानसभा चुनाव है उसे लेकर के भी एक बड़ा दावा भी उन्होंने किया है। और रामगोपाल यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2/3 मेजोरिटी से जीतेगी। उन्होंने कहा कि जनता बदलाव का मन बना चुकी है और उनके मुताबिक अब बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का समय आ चुका है। और देखिए, तो बांकीपुर के नतीजे पर उन्होंने भी जवाब दिया और उन्होंने कहा कि बांकीपुर और जो दतिया उपचुनाव है उसके नतीजे जो देश की जनता है उसका मूड दिखा रहे हैं। और उनके अनुसार यह सिर्फ 2 सीटों का चुनाव नहीं बल्कि जनता के एक संदेश के रूप में ये संकेत है। जनता के संदेश का एक संकेत उन्होंने माना है। उन्होंने दावा किया है कि लोग अब सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार पर कई सारे आरोप भी लगाए, जहां पर उन्होंने कहा कि यह सरकार मनमाने तरीके से काम कर रही है, सरकार अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कानून ला रही है, बहुमत के दम पर हर कानून को पास करा दे रही है, जनता के हित में एक भी कानून नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े बड़े उद्योगपतियों और जो उसके लिए संसद का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सब आरोप जो है ये लगा रहे हैं, और इस तरीके से जो जनता का गुस्सा है और भी ज़्यादा भड़काया जा रहा है। और उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर जनता कब तक यह सब बर्दाश्त करेगी। और उन्होंने कहा कि अब हद हो चुकी है और भविष्य में जनता बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगी। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की 2/3 बहुमत सरकार बनने जा रही है। ये सारी बात उन्होंने कहा है। और फिर राम मंदिर पर भी उन्होंने कहा कि संसद में राम मंदिर का उन्होंने मुद्दा भी उठाया था कुछ दिन पहले। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इच्छा हो तो हर समस्या का समाधान संभव है। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, इसका महत्व सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया भर में भगवान राम जो है, श्री राम जो है, उनके करोड़ों भक्त हैं। और मंदिर आंदोलन को लेकर के कई लोगों ने दान दिया, इसलिए उन सभी श्रद्धालुओं की जो भावना है उसका सम्मान होना चाहिए। अगर उसकी चोरी की खबर लगेगी और ऊपर से बीजेपी के देख रेख में ये सब कुछ अगर हो रहा है तो वहाँ पे जो है चूँकि एक तरीके से डेंट आएगा इस छवि पे। तो ये सारी जो आरोप हैं और जो जेएनजी का जो आंदोलन है, जो राम मंदिर का केस आ गया, ये सब कुछ जो एक साथ हो रहा है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के नेतृत्व पर भारी पड़ रहा है। और अगर इसे नहीं संभाला गया, हालांकि मोदी जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सिचुएशन को डैमेज कंट्रोल किया जाए, सब कुछ इंस्टा रील वगैरह डाल रहे हैं, मोहन भागवत जी भी एक्टिव हो गए हैं, और साथ ही में वह नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के भी संपर्क में है। क्योंकि जब सत्ता कुर्सी जब हिलती है तो जो गठबंधन है कमज़ोर होने लगता है, ऐसा माना जाता है। तो कुर्सी जो हिल रही है, जो दबाव बन रहा है, ऐसे में अगर चंद्रबाबू नायडू भी साथ रहे मोदी जी के साथ तो फिर नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बन सकता है, क्योंकि जनता नाराज़ है मोदी जी से। और जो जिस तरीके से हैंडल की गई 20 जुलाई का प्रदर्शन को जंतर मंतर पे, तो ऐसे में अपनी छवि को साफ रखते हुए हो सकता है कि कहीं जेडीयू और नायडू बाबू ये दोनों कहीं मोदी जी को बीच में ही ना छोड़ दें। अगर ऐसा छोड़ देते हैं तो फिर स्थिति बिगड़ सकती है। फिर और भी जो लोग सांसद हैं उन्हें भी हिम्मत मिलेगी और वे भी मोदी का साथ छोड़ सकते हैं, तो फिर एनडीए बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा और फिर सरकार भी गिर सकती है। तो सवाल यही है कि क्या 2029 तक ये सरकार कंटिन्यू कर पाएगी या बीच में ही दम तोड़ेगी। इस पर आगे भी चर्चा होती रहेगी, हम प्रॉपर डिटेल और एनालिसिस करते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।